हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज जो है हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं और लेक्चर नंबर ये जो है हमारा 1 होने वाला है। ठीक है, जिसमें हम लोग पूरा जो है जितना बेसिक होता है उस सभी बेसिक पार्टों को कंप्लीट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोग सीखने वाले हैं कि इसके परिचय के बारे में, यानी कि इसमें कौन कौन सी संख्या है, कौन कौन सी चीज़ जो है इसमें इस चैप्टर में पर्टिकुलर यूज आने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को जो है आप लाइक कर दीजिएगा और जो है अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये है चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं जी, इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। ठीक है, अब देखिए ये इसका जो है लेक्चर नंबर 1 होने वाला है, तो ध्यान से जो है रेगुलर बेस पे पढ़ाई कीजिएगा तो आपको कोई भी चैप्टर जो है समझने में आसानी होगी और जो है आप सिलेबस को समय पे कंप्लीट कर पाइएगा। ठीक है, और ये बिल्कुल हमारा जो है सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। आप जाइएगा प्ले लिस्ट में जाइएगा, चैंपियन बैच देखिएगा, उस वहीं हमारा जो होगा ये बैच पूरा कंप्लीट करने वाले हैं इस साल। ठीक है ना, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले देखिए, क्योंकि ये हमारा चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, तो सबसे पहले हम लोग संख्या के बारे में जान लेते हैं, संख्या क्या होती है। और उसमें भी आपको संख्या 1 2 3 ये सारी संख्याएं होती है। अब देखिए उसमें भी हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। जो हमारे नेचर द्वारा प्रदान किए गए हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। अब देखिए, जैसे देखिएगा क्या चीज, हम कहते हैं इसको गिनती। गिनती की सभी संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। हमने क्या कहा हमने कहा गिनती की सभी संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। ठीक है, अब देखिए गिनती तो हम लोग जीरो से शुरू नहीं करते हैं, माइनस माइनस से शुरू नहीं करते हैं ना। हम लोग शुरू करते हैं गिनती को 1 से। 1 2 3 4 5 ऐसे डैश डैश बहुत सारी गिनती की संख्या होती है। तो ये जो संख्या है इसको हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। क्या चीज, प्राकृत संख्या। अब देखिए अगला संख्या के बारे में जानते हैं। ये जो आपको लिखा हुआ है ये आपका एग्जाम्पल है कि किस तरह से वो संख्या दिखेंगी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़े। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक मिनट, थोड़ा सा जो है दूसरा जो आपका संख्या दिया हुआ है वो है आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, देखिएगा ध्यान से। शून्य के साथ, देखिएगा शून्य के साथ साथ गिनती की गिनती की सभी गिनती की सभी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। हमने कहा कि शून्य के साथ गिनती की जितनी भी संख्या है वो पूर्ण संख्या कहलाती है। अब देखिए वहां पे देखें क्या चीज था जी, 1 से शुरू हो रहा था ना, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। अब देखिए उसमें भी डैश डैश अनंत तक जा रहा था, इसमें भी देखिए शुरू तो हो रहा है लेकिन जीरो से शुरू हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके ये भी अनंत तक जा रहा है। तो हमने कहा कि इसमें कुछ नहीं एक्स्ट्रा, कुछ नहीं, एक जीरो है, तो जीरो के साथ गिनती की सभी संख्या को हमने क्या कह दिया, पूर्ण संख्या कह दिया। ध्यान रखिएगा, बहुत ये सभी इंपॉर्टेंट है। जो संख्या बतला रहे हैं ना वो सभी आपने नाइन्थों में पढ़ा है, एटों में पढ़ा है, तो ये संख्याएं इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला देखते हैं आपका संख्या जो कि आपका पूर्णांक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, पहले परिभाषा को इसकी समझिएगा। इसकी परिभाषा क्या करती है कि ऋणात्मक, ऋणात्मक शून्य तथा धनात्मक संख्याओं संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। अब देखिएगा हमने कहा कि धनात्मक
सॉरी ऋणात्मक शून्य तथा धनात्मक संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब जो संख्या माइनस में हो, शून्य का मतलब जीरो, और धनात्मक का मतलब जो संख्या प्लस में हो। जो संख्या के आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगा रहता है वो सभी संख्याएं हमारी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, यानी कि प्लस में होती है। अब देखिएगा, हम देखते हैं ये जो होता है आपका जीरो, इधर जाइएगा तो माइनस का एक, इधर जाइएगा तो सॉरी, इधर जाइएगा तो माइनस की संख्या, इधर जाइएगा तो आपको प्लस की संख्या मिलेगी, इधर जाइएगा तो आपको माइनस की संख्या मिलेगी। यही तो हमारा पूर्णांक है। अगर एक चीज देखिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं दिख रहा होगा, एक दो कुछ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम इस संख्या के नीचे एक मान करके चलते हैं, वो बतलाएंगे क्यों और कैसे उसका यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं होता है, ये दशमलव में भी नहीं होती है संख्याएं, तब हम लोग इसको पूर्णांक कहते हैं। चाहे रूट वगैरह में भी नहीं है, ये सिंपल और साधारण माइनस में है और प्लस में है और जीरो है, तब हम इनको क्या कह रहे हैं जी, पूर्णांक कह रहे हैं। ध्यान रखिएगा इस मेरी बातों को। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा परिमेय संख्या। अब देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके चैप्टर में की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीखना है, इसको समझना है, ठीक है। अब देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, वैसी संख्या, देखिएगा पहले परिभाषा लिखते हैं, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके जहां क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो कोमा पी व क्यू एक पूर्णांक हो। हमने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा, कहा हमने वैसी संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में, यानी कि पी बट्टे का क्यू के रूप में, यानी कि हमारे कहने का मतलब है इसको नीचे वाले को हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं। वैसी संख्या जिसे अंश बाई हर के रूप में लिखा जा सके उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, पहली बात। दूसरी हमने कहा कि पी और क्यू, यानी कि ये जो आपको ऊपर वाला दिख रहा है, ये भी आपको नीचे वाला दिख रहा है, ये पूर्णांक होगा, या माइनस में होगा, प्लस में होगा, लेकिन वो पॉइंट और रूट में नहीं होगा, रूट में कभी भी नहीं मिलेगा, रूट में कभी भी नहीं मिलेगा, वही हमारा क्या होगा, पूर्णांक होगा। पहले तो ये बात जानिए, दशमलव भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो ऊपर वाला है ना, ये हमको पूर्णांक चाहिए। अब पूर्णांक में क्या होता है, 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ये सभी क्या है, संख्या है, पूर्णांक है। अब देखिए अब कहिएगा सर आप इधर एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ये तो हमको पता चल गया है, तो फिर आपने 4 क्यों लिखा है। तो अभी थोड़ा देर पहले हमने आपको बतलाया है कि हम जितने भी पूर्णांक है उसके नीचे एक रहता है, एक रहता है, तो इसके नीचे भी एक है, तो ये भी पी बाई क्यू के रूप में है कि नहीं है। तो यानी कि ये बात हम कह सकते हैं कि जितने भी पूर्णांक अभी तक मिले हैं वो हमारे क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं, क्योंकि नीचे तो एक सबका होता है, ठीक है। उसी तरह से ये 4/5 है, 4/5 ये भी हमारा पूर्णांक है, माइनस के 3/5 ये भी पूर्णांक है, माइनस का 3 भी पूर्णांक है, क्योंकि इसके नीचे भी एक है। अब देखिए एक चीज समझने वाली बात है जो एक्स्ट्रा में नहीं इसमें एग्जाम्पल में है, जैसे आपको 2.5 आ गया, ये भी एक पूर्णांक है, सॉरी ये भी आपका है, परिमेय संख्या है, क्यों। अब देखिएगा ये सीखे होंगे कि दशमलव हटाइएगा नीचे जीरो आएगा, तो ये जो आएगा 25 अगर 10 अगर नहीं काटते हैं तो पाँचा पाँचा 25 और 5 दूना 10, यानी कि 5/2 आ रहा है, ये दशमलव में भी होते हुए क्या है, पूर्णांक है, सॉरी परिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि इसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, सरल करेंगे तो इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिएगा एक चीज आता है आपको, एक का भाग, एक में भाग दीजिएगा 3 से तो आपका आता है 0.3333, बहुत बार आता है, तो इसको हम लोग भाई लिखते हैं 0.3 के ऊपर जीरो, इसको लिखते हैं हम लोग 0.3 के ऊपर बार, 0.3 के ऊपर यहाँ पे बीच में एगो डॉट है, पॉइंट है, तो इसके ऊपर बार लिखते हैं। बार का मतलब होता है ना कि वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, बार बार आ रही है, तो वैसी संख्याएं भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। वो सभी हमने एग्जाम्पल आपको दिखाने की कोशिश किया है, जो आपके लिए ये चीज साबित करने में होगा कि ये परिमेय संख्या। अब देखिए अब कुछ कुछ ऐसे दे देता है, जैसे आपको दे देगा 64/49। अब कहिएगा सर आपने कहा है कोई भी संख्या पी बाई क्यू के रूप में होगी तो ये तो परिमेय है।
अगर यहाँ से नीचे से देखिएगा और रूट को नहीं देखिएगा तो कहिएगा परिमेय है। तो लेकिन यहाँ पे ये सही हो जाएगा, लेकिन अगर यही 7/9 होगा और यहाँ पे रहेगा रूट, तब कहिएगा ये तो पी बाई क्यू के रूप में है, परिमेय है, परिमेय है। तो कहेंगे हम कि नहीं, आपने इसको गलत, इसको सही है। लेकिन कहेंगे क्यों, तो वहां पे आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये दोनों में रूट है और रूट में कभी भी संख्या परिमेय नहीं रह सकती है। तो पहले इसका सरलीकरण, इसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, निकलेगा तभी परिमेय कहेंगे। तो देखिए 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का 7 का स्क्वायर 49 होता है और ये रूट है। अब देखिए दोनों के ऊपर रूट है तो दोनों के ऊपर से स्क्वायर है तो रूट भी हट जाएगा दोनों के ऊपर से, तो 8/7 आएगा, ये हमारा परिमेय है। अब देखिएगा यहाँ पे आएंगे तो 7 का कुछ नहीं होता है तो 7 पे रूट रहेगा ही, और 3 का स्क्वायर 9 होता है तो स्क्वायर से रूट कटा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये तो पी बाई क्यू के रूप में है, लेकिन ये तो पूर्णांक नहीं है ना भाई मेरे। तो ये क्या है, ये हमारी जो दिख रही है ये अपरिमेय है। क्यों अपरिमेय है, क्योंकि यहाँ पे पी बाई क्यू तो दिख रहा है, लेकिन ऊपर वाला जो है ना वो पूर्णांक नहीं है। इस बात को समझने की आवश्यकता है और इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए आते हैं आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए आते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या क्या कहता है, वैसी संख्या जिसका निश्चित मान नहीं हो उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसका कोई निश्चित मान नहीं हो उसके लिए हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, या कह ले जो परिमेय नहीं हो वो हमारी अपरिमेय है। देखिए वैसी संख्या जिसकी निश्चित वैसी संख्या जिसकी निश्चित मान 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 थोड़ा गलती हो गया, लिखिए मान नहीं हो अपरिमेय अपरिमेय संख्या कहलाती अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब देखिए एग्जाम्पल, इसके जब भी होंगे ना इसके अंक, तो ये हमेशा रूट में रहेंगे। जैसे रूट का 2, रूट का 3, रूट का 5, रूट का 7, रूट का 9 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ से 3 बाहर निकल जाएगा रूट से, तो ये तो परिमेय नहीं है, ये हमारा अपरिमेय है। इसीलिए रूट में देख करके सही गलत नहीं लगाना है। जो संख्या नहीं निकल पा रही है वही हमारी अपरिमेय है। अब जैसे दूसरा समझिएगा, अगर आपको 0 पॉइंट कोई कह दे 7 9 6 2 4 5 और ऐसे ही डैश डैश डॉट डॉट दे दे, यानी कि ये संख्या बार बार सॉरी ये संख्या आते जा रही है लेकिन क्या आ रही है ये फिक्स नहीं करे, तो भी हमारी अपरिमेय संख्या होती है। जहां पे ऐसे लास्ट में डॉट 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 दिखेगा वो समझिएगा अपरिमेय संख्या है। लेकिन ध्यान रखिएगा वहां पे कोई संख्या बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे 3 3 हो रहा है तो इसके डॉट डॉट है तो ये हमारी परिमेय है, अपरिमेय नहीं है। लेकिन यही आपका 3 5 7 9 कुछ भी आ रहा है और डॉट डॉट है तो ये हमारी अपरिमेय होती है। ये बात को समझिएगा दशमलव में, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़े। अब देखिए अभी तक हमने आपको पढ़ाया प्राकृत 1 नंबर में, दूसरा हमने पढ़ाया पूर्ण, ठीक है, तीसरा हमने पढ़ाया पूर्णांक, चौथा हमने पढ़ाया परिमेय परिमेय और पांचवा हमने पढ़ाया अपरिमेय। ये जितनी भी संख्या ये हमने आपको अभी तक बतलाई है ना, वो सभी हमारी जितनी संख्या है वो सभी हमारी वास्तविक संख्या है। तो इसमें देखिए परिमेय संख्या के अंदर सभी संख्याएं आ जाती है, उसी तरह से एक बाकी रहता है अपरिमेय रूट वाला, तो वो अपरिमेय संख्या का आ जाता है अंदर। तो अब देखिए परिमेय और जब भी देखिएगा वास्तविक संख्या का परिभाषा तो कहेगा परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो देखिए परिमेय में देखिएगा प्राकृत जो होता है वो पूर्ण में आ जाता है, 0 एक एक्स्ट्रा आता है। जैसे पूर्णांक में आता है तो ये पूर्ण भी आ जाता है इसके, क्योंकि 0 इसमें 1 2 3 ये सब आ जाता है। अब देखिए ये पूर्णांक जो होता है वो भी आ जाता है, क्योंकि इसको बट्टा में लिख सकते हैं तो परिमेय में आ जाता है। लेकिन एक अपरिमेय अलग छट जाता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब समझ में आया कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न आपसे
सॉरी 7 नंबर आपकी एक संख्या है, ये भी हमारी वास्तविक संख्या है, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन ये अलग तरह का है ना। तो देखिए सम संख्या किसको कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं ईवीईएन, इवन नंबर, इवन नंबर। अब देखिए सम संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या, ध्यान दीजिएगा, वैसी संख्या जिसमें दो से दो से भाग देने देने पर वह संख्या संख्या पूर्णतः यानी कि पूर्णतः विभाजित, यानी कि विभाजित का मतलब भाग लग जाए, विभाजित हो सम संख्या कहलाती है। जैसे दो में दो से भाग दीजिएगा कट जाएगा, 4 में 2 से भाग दीजिएगा 2 मर्द में कट जाएगा, 6 में 2 से भाग दीजिएगा 3 मर्द में कट जाएगा, उसी तरह से 8 भी कटेगा, 10 भी, और आगे भी बहुत सारी संख्याएं आती है। तो कौन वह संख्या जिसमें हम सम संख्या को देखेंगे ही 2 से भाग देकर, जैसे 2 से भाग लगेगा सम संख्या है, नहीं तो नहीं है। अब देखिए सम संख्या सम पूर्णांक दोनों का मतलब एक ही होता है, बस दोनों का नाम अलग अलग है। तो आपसे पूछता है ना प्रश्न, वो कहता है इसमें बतलाइए निम्न में सम पूर्णांक कौन है। तो देखिएगा सम पूर्णांक या सम संख्या बनाने के लिए आपको दो चीज को ध्यान रखना रहेगा। यहाँ देखिए यहाँ पे सम, अगर यहाँ पे गुना करें हम पूर्ण से, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हम किससे गुना करें जी, प्राकृत से, तो यहाँ पे देखिएगा ना तो हमेशा सम मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और ये जो प्राकृत है ना, प्राकृत संख्या सभी क्या होती है, पूर्णांक होती है। ठीक है, पूर्णांक होती है ना। अब देखिए इसी प्राकृत संख्या को कहेगा p एक पूर्णांक है। अब बतलाइए कि इसमें सम का रूप है, तो यहाँ पे क्या होता है, दो सम है और m आपका मान लीजिए पूर्णांक है, तो ये 2m जो होता है ये ही हमारा सम होता है। यहाँ पे 2 के जगह पर 6 8 10 12, यानी कि 10 12 सम है, और 2 से 1 से गुना करिए, चाहे 2 से, चाहे 3 से, चाहे 5 से, कुछ भी से गुना करिए तो वह सब प्रोडक्ट ही देगा। ठीक है, इस बात को समझना है क्योंकि ये से आपको क्वेश्चन पूछता है जी। चलिए अगला प्रश्न, सॉरी अगला संख्या आप देखते हैं विषम संख्या। अब विषम संख्या क्या होती है इसको समझते हैं हम लोग। विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या वैसी संख्या, देखिएगा वैसी संख्या जिसमें दो से भाग देने पर शेषफल एक बचे उसे विषम संख्या कहते हैं। हमने क्या कहा, वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल एक बचे। अब देखिए यहाँ पे तो 1 में भाग दीजिएगा 2 से, उस शेषफल दिख ही रहा है, लेकिन 3 में अगर भाग दे दीजिए, 3 में क्या कीजिए जी, आप जो है 3 में भाग दीजिए, 3 में तो 2 से कीजिएगा, 2 एक कम 2, एक शेष आ गया कि नहीं। हमेशा आपको जो संख्या में एक शेष मिलेगा 2 से भाग देने पर वो हमारी क्या है, विषम है। अब देखिएगा यहाँ पे सम और विषम समझ गए, लेकिन यहाँ पे देखिएगा सम गुणे प्राकृत था। अब देखिएगा इसमें विषम के लिए क्या होगा, सम गुणे प्राकृत, प्राकृत। अब देखिए इसमें एगो जोड़ देंगे, क्या चीज, विषम संख्या, विषम और विषम, विषम बराबर होगा ना, हमेशा विषम देगा, कहे हो बी या सम और विषम। अब देखिए कैसे देगा, अगर मान अगर मान लीजिए 2 आपका सम है और गुना किए 1 से, तो 2 आ गया, सम आ गया, लेकिन हम जैसे इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये विषम हो जाएगा, 3 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे जो शेषफल है ना उसी को जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ 3 जोड़ दिए, 4 5 जोड़ दिए, 7 जोड़ दिए, तो ये हमारा क्या देगा, विषम प्रोडक्ट हमेशा के हमेशा देगा। तो ये जो ध्यान रखिएगा आप लोग विषम के लिए, ये आपका जो है नॉर्मल व्यापक सूत्र होता है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 2m प्लस का 1, 2m प्लस का 1 कहने का मतलब ये तो 2 तो हमारा वहां पे हमेशा सम कोई रहेगा, m में प्राकृत में जगह 1 2 3 4 कुछ भी रहे। फिर उसी तरह से आइएगा तो यहाँ पे +1 जहाँ पे दिया है वहां पे 3 5 7 9 11 यानी कि विषम हो सकता है। अब चलिए आगे,
अगला जो देखते हैं वो हम देखते हैं भाज्य अभाज्य अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं जी, ध्यान रखिएगा। वैसी संख्या वैसी संख्या जिनके गुणन खंड गुणनखंड केवल दो हो, केवल दो संख्याएं हो, चाहे केवल दो हो, केवल दो हो, उसे अभाज्य अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए हमने क्या कहा, वैसी संख्या जिसके गुणनखंड केवल दो हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य कहते हैं। अब देखिएगा जैसे दो को लेते हैं तो दो देखिएगा एक से कटेगा और ये स्वयं से कटेगा यानी कि दो से कटेगा, तो इसके गुणनखंड एक और दो यानी कि दो गो संख्या ही हो रही है, दुइये गो संख्या हो रही है, कोई तीसरा संख्या नहीं हो रहा है, कोई तीसरा नहीं हो रहा है, तो ये हमारा क्या है, अभाज्य है, अभाज्य है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक है, अब देखिए लेकिन उसी तरह से तीन का बात कीजिएगा, तीन के लिए भी बात कीजिएगा तो आपका एक से कटेगा और तीन से कटेगा। अब इसका एक और हम परिभाषा देते हैं, वैसी संख्या जो एक एक और स्वयं से कटे उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य कहते हैं। ये भी सही है, सही है। अब देखिए एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे लिखा है, एक से लेकर के 100 के बीच जो होती है वो हमारी 25 गो अभाज्य संख्या होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं अब भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको कहते हैं, अब देखिएगा, वैसी संख्या वैसी संख्या जिसके जिसके अभाज्य अभाज्य गुणनखंड दो से अधिक अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं जी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आपका चार दिया हुआ है, तो पहला भाज्य संख्या चार ही होता है, उसके पहले कोई भी संख्या देखिएगा तो कोई खुद से कट रहा होगा, कोई स्वयं और दूसरे से कट रहा होगा। ठीक है, क्योंकि एक तो विषम है, दूसरा देखिएगा दू दू तो आपका जो है अभाज्य है, तीन भी देखिएगा तो अभाज्य है, तो चौथा आपका चार जो है आपका भाज्य है। क्यों, अब समझिएगा क्यों है भाई। तो देखिए भाज्य इसलिए है क्योंकि एक से कट रहा है, दो से कटेगा और जो है चार से कटेगा, एक और स्वयं के अतिरिक्त तीसरा संख्या से जो कट रहा है ना, इसीलिए हमारा क्या है ये सॉरी भाज्य नहीं है। ठीक है, अभाज्य अभाज्य नहीं है, भाज्य संख्या है। ठीक है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो दिख रहा है वो आपको कह रहा है सहअभाज्य संख्या, तो इसका देखिएगा नॉर्मल, इसका देखिएगा क्या है, वैसी संख्या जिनका मौस मौस यानी कि इंग्लिश में अगर शॉर्ट में लिखा जाए HCF एक हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। हमने कहा वैसी संख्या जिसका मौसा एक हो। अब देखिएगा पांच और सात, सात टेढ़ी भागा द्वारा मौसा निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड कौन करने जाए। अब देखिए पांच एकम पांच, दो आ गया, फिर दो से करिएगा पांच में, दो दो ने कितना हो जाएगा चार, एक से आया, अब एक से दो में करिएगा दो दो कट गया। अब जो लास्ट में काटता है वही आपका क्या होता है, HCF यानी कि मौसा होता है, तो एक इसका मौसा आया, उसी तरह से इसका भी कीजिएगा तो एक आएगा। तो ये सभी संख्याएं जो होती है वो हमारी सहअभाज्य होती है, दो संख्याएं होती है और दोनों का जो है HCF क्या आता है, एक आता है। ठीक है, तो ये हमारी सहअभाज्य संख्याएं होती है। अब चलिए आगे बढ़े अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके जो है
प्रश्नावली को पढ़ने के लिए एक परिमेय दिया है, उस पर ध्यान दीजिएगा। जो अभी तक आपको कुछ पढ़ा रहे थे, जो बातें आपने 8 तक 6 तक 7 तक पढ़ा होगा, उसमें कुछ जो है खामियां है, कुछ जो है उसको बतलाया गया है, कुछ अलग तरीके से उसको सॉल्व यहाँ पे किया गया है इस परिमेय में। अब देखिएगा क्या है, कह रहा है कि परिमेय 1.1 अंकगणित की आधारभूत परिमेय। कह रहा है प्रत्येक भाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड किसका निकलता है? भाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए कि 10 है, 10 क्या है? भाज्य है, क्योंकि 1 और 10 के अलावा बहुत सारी संख्या से कट रहा है। ठीक है, तो ये हमारा भाज्य संख्या। अब देखिए कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या यानी कि कोई भी भाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त की जा सकता है। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब देखिए कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि आप 50 लिए और 50 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे किया जाता है ना। अब देखिए 2 किए, 2 से 25 हो गया, और फिर 5 से किए 5 हो गया। ठीक है, अब दूसरा कोई बच्चा क्या करता है, 50 आपका है ना, तो ये देखिए 5 से कर दिया, 5 दहाई के 50, फिर आपको क्या किया, 2 से कर दिया, फिर 5 हो गया। तो जिसको सही माना जाएगा और इसको गलत माना जाएगा, ये मत सोचिएगा। ये जो है 9th 8 तक सोचिएगा, क्योंकि वहां पे समझाया सिखाया जाता है कि पहले आप छोटी संख्या से काटिए, उसके बाद आप बड़ी संख्या से काटिए। लेकिन यहाँ पे ये अंक गणित की आधारभूत परिमेय ये कहता है कि नहीं, आप इसको भी सही है, ये भी सही है, ये क्रम नहीं रहेगा, पहले बड़ा छोटा कोई नहीं देखिएगा, तब भी सही है। यानी कि ये दोनों सही है। बस ये परिमेय वही समझाने की कोशिश है कि आप जो है पहले बड़ी संख्या से काट लीजिए, बाद में छोटी से काटिए, या पहले छोटी संख्या से काट लीजिए, बाद में बड़ी संख्या से काटिए। इसके क्रम के बिना ये कुछ नहीं। ठीक है ना। आप अब देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना होगा, तो आप लिखिएगा 2 और 5 आया है, यहाँ पे उस संख्या को लिख दीजिए 50। तो 2 कितना बार आया है? 1 बार आया है। 5 कितना बार आया है? 2 बार। तो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी आइएगा तो 50 बराबर क्या होगा, 2 और गुने 5 होगा, तो 2 बार 5 आया है, 1 बार 2 आया है। सिंपल, दोनों का अभाज्य गुणनखंड तो वही आया। तो यही लॉजिक यहाँ पे समझाने की कोशिश है। ठीक है, अब चलिए, विशेष इसमें कुछ नहीं है, इस परिमेय में बस यही समझाने की कोशिश है। अब देखिए मान लीजिए कि कोई इस तरह से बनाए और आप उस समय कहें गलत है, तो ये थोड़ा सा जानना जरूरी था। ठीक है, अब देखिए अगला जो है आपका टॉपिक, वो कहता है एचसी, क्योंकि इसमें आपको एलसीएम एचसीएफ निकालने की आवश्यकता है और ये चैप्टर उसी पे बेस है। तो देखिएगा कह रहा है कि एचसीएफ ए कोमा बी, कहने का मतलब एक संख्या ए हो, दूसरी संख्या बी हो, यानी कि दो संख्याएं हो। ठीक है और दूसरा है आपका एलसीएम। एलसीएम, अब देखिए यहां समझने से पहले अब हम पहले आपको एक चीज समझाने की कोशिश में है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम अगर 50 और 80 का जो है एचसीएफ एलसीएम पहले निकाले, पहले सीखते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड करना। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 और इसका 25 हो जाएगा, फिर 5 से। ठीक है, तो आप कहिएगा आप क्रम में क्यों किए हैं? तो देखिए हम क्रम में किए हैं, मतलब क्रम में किए हैं। आप चाहें तो किसी तरह कीजिए, उतना ही आंसर आएगा। अब देखिएगा इसका करते हैं तो 2 40, यहाँ पे 2 से करते हैं तो 20 मिनट में कटेगा, फिर 2 से करेंगे 10 मिनट में, 2 से 5 मिनट में। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे 50 बराबर आपका हो जाएगा क्या चीज, देखिएगा यहाँ पे देखिए 50 बराबर आपका हो जाएगा 2 गुने 5 का घात 2। ठीक है, और यहाँ पे 80 बराबर हो जाएगा 2 गुने 5 है, एक आया है, 1 2 3 4, 2 का घात 4 है। इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। इसको क्या कहेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया। ये हो गया, इतना आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा, ये हमारा क्या है जी, अभाज्य भाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड हो गया। ये अब आगे समझते हैं। अब दूसरा, अब इसी को ले लेते हैं 50 और 80 को ही, देखिएगा 50 और 80 को ले लेते हैं। यहाँ पे 2 से किए 25 दूना 50, 25 हो गया, फिर 5 से किए 5 हो गया, 2 से यहाँ पे किए 40 हो गया, 2 से 20 और 2 से 10 और 2 से 5 हो गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे तो 5 से करेंगे तो 1 मिनट में, और यहाँ पे भी 5 से करेंगे तो 1 मिनट में। अब देखिएगा यहाँ पे समझने वाली बात क्या है। समझने वाली ये बात है कि यहाँ पे 50 बराबर आपका 2 गुने 5 है, जहाँ पे 2 5 का घात 2 है,
एक घात नहीं लिखिएगा एक मुड़ी पे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए 80 बराबर आपका क्या है, 2 गुने 5 है। अब 5 2 के घात कितना बा, 4 है। अब यहां से हम लोग निकालते हैं HCF। अब समझते हैं इस टॉपिक को। HCF कहता है क्या, देखिएगा ध्यान से। HCF क्या कह रहा है, कह रहा है कि संख्याओं में, क्या चीज, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड के सबसे छोटी घात। अब देखिए उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में होना चाहिए और छोटी घात उसकी। अब देखिए दोनों में क्या क्या है, देखिएगा दोनों में आपका 5 है, क्या है जी, 5 है, और आपका 2 भी है, दोनों में है। तो यहाँ पे HCF आएगा 2 गुने 5 आएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है नहीं, इस पे भी ध्यान दीजिए कि 2 गुने 5 नहीं, इसकी कम से कम घात। तो देखिए 2 का घात भी 1 है और 5 का घात भी 1 है, माने कम वाला, ज्यादा वाला तो 2 गो है, एगो में 4 गो है। तो यह आपका 5 दूना 10, ये क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं एलसीएम की बारी पे। अब एलसीएम की बारी पे आते हैं। एलसीएम क्या कहता है, कहता है कि संख्याओं के संबंध में प्रत्येक अभाज्य संख्या, यानी कि जो संख्या है उसके संबंध में प्रत्येक अभाज्य संख्या के गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के सभी बड़ी घात का गुणनफल, यानी कि कह रहा है कि जो उसके संबंध में जितना भी आपका आभास संख्याएं आ रही है उन सभी का गुणा कीजिए, लेकिन वो संख्या का जो है गुणा उस तरह कीजिए जो संख्या दोनों में है उसकी सिर्फ अधिकतम घात लीजिए। अब देखिएगा यहाँ पे एल, क्या चीज जी, एल, एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम में क्या होगा, दोनों में मिल रहा है 2 गुने 5। अब देखिए दोनों में 2 गुने 5 मिल रहा है, उसका अधिकतम घात, अधिकतम घात का मतलब 2 का घात कितना है, 4, और यहाँ पे 5 का घात 2 है। अब आइए इसको गुना कीजिए, 2 का घात 4 मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और 5 का घात 2 मतलब 5 गुने 5। अब देखिए 50 25 दूना 50 दूना 100 दूना 200 दूना 400, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जी, 400, और ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि आपका जो है HCF आ गया कितना, 10, और LCM कितना आ गया जी, LCM आपका 400 आ गया। समझ में आया कैसे HCF निकालना है, कैसे LCM निकालना है। कब कहेगा अभाज्य गुणनखंड लिखिए तो आपको इस तरह से लिख देना है, और जब कहेगा LCM HCF निकालिए तो इस तरह से निकाल देना है। अब आते हैं अगले का टॉपिक पे। आगे जो है ये आपका फॉर्मूला है, ये ध्यान दीजिएगा। ये क्या है जी, आपका फॉर्मूला है, कह रहा है किन्हीं दोनों धनात्मक, कह रहा है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, क्या चीज, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए। अब ए और बी के लिए समझिएगा क्या चीज, अगर मान लीजिए एक संख्या 20 है और दूसरी संख्या 40 है, तो ये हमारा एक संख्या ए है, एक संख्या बी है। तो कह रहा है कि ये जो होगा HCF गुने LCM, यानी कि इस संख्या का HCF गुने LCM बराबर हो गया पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी कि ये संख्या का दोनों का गुना कीजिएगा और उन दोनों का LCM HCF का गुना कीजिएगा, उसके बराबर होगा। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को थोड़ा सा हम जो है दोबारा से लिख देते हैं किस तरह से है, अब समझिएगा। अब समझिए कह रहा है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी कि एक गो संख्या दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुने LCM के, ठीक है। और ये ए भी लिखने का मतलब है कि HCF जो आया है पहली संख्या और दूसरी संख्या का नहीं आया है, यानी कि LCM भी उसी का ना आया है, वो लिखने का मतलब वही है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका जो है कह रहा है कि इसको छोड़ते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, लास्ट में करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, लास्ट में लिखेंगे, क्योंकि अभी इसका कंसेप्ट हम समझाए नहीं है तो समझाना बाकी है। अब देखिए दो उदाहरण, उदाहरण दूसरा से देखते हैं, ठीक है। कह रहा है संख्या 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालिए। तो अब देखिए 6 का करते हैं 2 3 6, उसी तरह से 20 का करते हैं 2 10 2 5। अब देखिए इसको 6 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 3, और 20 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 5, यानी कि 2 का घात 2 बार आया है, ठीक है। अब देखिएगा HCF में क्या आएगा, दोनों में मिल रहा है कौन, 2 है, तो ये 2 HCF हो गया। इसका न्यूनतम घात यानी कि कम घात कितना है, 1 है, तो एक घात वाला हो गया। अब देखिए LCM में क्या होगा, LCM में कह रहा है कि जो मिल रहा है, तो मिल क्या रहा है, 2 मिल रहा है, तो अधिकतम घात, इसका अधिकतम घात 2 गुने जो नहीं मिल रहा है संबंध में वो भी, तो यहाँ पे 3 और 5 को भी गुना में लिखा जाएगा। अब देखिए 5 15 15 दो दूनी 4, 15 चौका 60, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। अब ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर तीसरा क्या कह रहा है? कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इतना इतना का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा यहाँ पे एलसीएम अलग तरीके से ज्ञात करना है। ज्ञात तो आप इस तरीका पीछे वाला बतलाएं उससे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट अलग, बेस जो है इसका अलग करने का मतलब कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे 96 का कीजिए, 96 का कीजिएगा 2 से कीजिएगा, 4 48 दूना 96, फिर यहाँ पे 2 से कीजिएगा 24 दूना 48, 2 से कीजिएगा 12 दूनी 24, फिर 2 से कीजिएगा 6 दूना 12, 2 से कीजिएगा 2 तिहाई 6। अब देखिए 404 का कीजिएगा, थोड़ा सा 4 ये अलग बन गया, ये अलग। अब देखिए यहाँ पे 404 का करते हैं तो 2 से करेंगे तो 202, फिर 2 से करेंगे तो 101। अब ये किसी से कटेगा नहीं, नहीं कटेगा ना। अब देखिए यहाँ पे 96 बराबर क्या हो गया, 1 2 3 4 5 यानी कि 2 का घात 5 गुने 3, और यहाँ पे 404 बराबर क्या हो गया, 2 का घात 2 गुने 101। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे एच सी एफ जो दोनों में कॉमन है, दो दो तो कॉमन है, लेकिन इसका कम घात न्यूनतम घात, तो यहाँ पे समझिएगा 2 यानी कि 2 का घात 2 यानी कि 4। एचसीएफ आपका 4 आ गया, एचसीएफ आपका 4 आ गया। तो कह रहा है अब एलसीएम तो यहाँ से ज्ञात कर सकते थे, ज्ञात कर सकते थे ना हमारे भाई, लेकिन यहाँ पे अब ज्ञात नहीं करना है, अब इस फॉर्मूला का यूज करना है। तो हमने बतलाया अभी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एच सी एफ गुने एलसीएम के। तो यहाँ से हमको एलसीएम ज्ञात करना है, तो इसको तो इधर भेजेंगे, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा एचसीएफ आकर के नीचे लग जाएगा एचसीएफ। अब इधर क्या बचेगा, एलसीएम सिर्फ बचेगा। अब एलसीएम तो हमको ज्ञात करना है, इसको इधर भेज देते हैं। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, पहली गुने दूसरी संख्या बट्टा एचसीएफ। अब ये फॉर्मूला हो गया ना। अब देखिए एलसीएम को रहने देते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या हमारे पास कितना है 96 है, दूसरा कितना है 404। अब देखिए 96 404। अब आते हैं यहाँ पे क्या होनी चाहिए 96 और यहाँ पे 404, ठीक है, और बट्टा एचसीएफ में कितना है 4 आया है, कितना आया है जी 4 आया है। अब देखिए यहाँ पे 4 आया है, यहाँ पे कितना है 4 आया है, 2 का घात 2 मतलब 4 आया है। और कुछ नहीं ना मिला है इसमें, और कुछ नहीं ना मिला है, नहीं मिला है। अब देखिए यहाँ पे ये 4 से जो है ये कटेगा 101 मर्त में। अब 96 गुने 4, सॉरी 101 गुने 96, 96 से करते हैं 96, तो यहाँ पे लिखेंगे LCM बराबर 96 गुने 101, क्योंकि नीचे वाला तो कट गया है। अब देखिए जितना आएगा वही आपका आंसर। तो यहाँ पे 6 एकम 6 0 6, 9 एकम 9 0 9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 96 96, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा LCM बराबर क्या हो जाएगा 96 96, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें निकालना था, क्यों, क्योंकि देखिएगा इसमें कह रहा था क्या क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, कह रहा था कि पहले कह रहा है कि इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकालिए, फिर ज्ञात कीजिए इनका एलसीएम, लेकिन किस विधि द्वारा, वहां पे इनडायरेक्टली कह रहा था कि आप जो विधि सीखे हैं ना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या एलसीएम गुने एलसीएम, इस पे ज्ञात कीजिए, इसलिए हमने इसका प्रयोग किया और उसको वैसे भी सिखा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3। अब देखिए अभी तक तो दो संख्या को बतला रहे थे, तो फटाक से अब बना दीजिएगा आप, अब बन जाएगा। अब 3 संख्या आ गया, अब तो आप उस सूत्र का प्रयोग नहीं कर सकते हैं जो अभी हम बतलाए हैं, उसका प्रयोग नहीं कर सकते। अब देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, हम लोग करते हैं। अब देखिए कह रहा है 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 6 का भी किए थे 2 और 3 आया था। अब 72 का करते हैं 2, 36 दूना 72 2, 18 दूनी 36 2, 9 दूना 18 और 3 तिहाई 9। और 120 का करते हैं जी 60 दूना 120, 30 दूना 60 और 2 15 दूना 30 और 3 5, ठीक है। अब देखिए 6 बराबर आ गया 2 गुने 3, और आपका 72 बराबर आ गया 2 गुने 3। 2 कितना बार आया 1 2 3, 3 बार आया है, और 3 कितना बार आया है 2 बार आया है। अब देखिए इसमें 120 बराबर क्या हो जाएगा, 120 हमारे पास जो है 2 और 3 भी आया है और 5 भी आया है, तो 2 कितना बार आया है 3 बार आया है, ठीक है, 2 3 बार आया है। अब आते हैं इधर अपने बात पे। अब देखिए एचसीएफ में जो कॉमन है, कॉमन क्या है जी 2 है और 3 है, तीनों में होना चाहिए, इसमें क्या है कि तीनों में होना चाहिए। तो देखिएगा 2 और 3 है, तो 2 गुने 3 लिखेंगे। अब इस पे ध्यान देना है कि कम घात चाहिए, तो देखिएगा सबसे कम घात इस 2 वाला में है और इसमें 3 वाला में है, तो 3 गुना ये 6 हो गया,
हो गया। अब देखिए एलसीएम की बारी आ गई। एलसीएम क्या कहेगा, कहेगा कि जो मिल रहा है यानी कि 2 और 3 मिल रहा है, प्लस में 5 नहीं मिल रहा है तो पांचों को लिखिए। अब देखिए दो, दो का अधिकतम घात ज्यादा बार कब आ रहा है, देखिए ना, ज्यादा 3 है, और 3 का भी अधिकतम घात 3 है कि 2 है। यहाँ पे 3 का अधिकतम घात क्या है जी, ये 2 है, 2 है ना, 2 है। अब देखिए 2 का 3 घात मतलब 2 दो दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 8 8 हो गया गुने, और 3 का 2 घात मतलब 9 गुने 5, 9 9 8 72 ना, 9 5 क्या चीज, 8 5 40, 4 9 36, 360 आ गया, आंसर आ गया आसानी से। अब चलिए, अब एक जो है आपका 4 नंबर तो हो गया। अब देखिए आगे हम लोग जो है एक उदाहरण आपका छोड़े हुए थे, 1 नंबर, ठीक है। 1 नंबर उदाहरण समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। कह रहा है कि संख्या 4 के घात n पर विचार कीजिए, जहां n एक क्या है, प्राकृत संख्या, और प्राकृत मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे हो सकता है। तो ये 4 का घात n, और n के जगह पर 1 हो सकता है, 2 3 4 कुछ भी हो। तो कह रहा है जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान, यानी कि कोनो ऐसा मान रखे जिसके लिए 4n का घात 0 पर समाप्त हो, यानी कि मान लीजिए कि 16 है ना, तो 16 जीरो, लास्ट में 0 आए। ऐसा कोई संख्या है जिसमें मान लीजिए कि अगर 5 रख रहे हैं यहाँ पे घात, तो लास्ट में 0 आए, बीच में क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है। तो अब समझिएगा कि कब आता है 0, उसके बाद समझेंगे हम लोग आएगा कि नहीं आएगा। भाई कब आता है 0 ये समझने के बाद हम समझेंगे क्या चीज की आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए 0 कोई भी संख्या के अब लास्ट में आ सकता है, तो देखिएगा सिचुएशन कौन कौन है। 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, डैश डैश 80 90 100 110 20 130 140। तो लास्ट में देखिएगा 10 20 आता होगा, यानी कि 80 तक जाइएगा, 90 तक जाइएगा, तो ये तो लगता है, यानी कि देखिएगा क्या चीज आ रहा है, सब में उसी कंसेप्ट के आधार पर। अब देखिएगा 10 का मतलब क्या होता है, 2 गुने 5 10 हो गया, और 20 का मतलब क्या होता है, 10 गुने 2, 30 का मतलब क्या होता है, 10 गुने 3, आ अच्छा 20 हो गया, ये 30 हो गया, और 40 का मतलब 10 गुने 4 40, 10 गुने 4 40। यानी कि देखिएगा भाई, अगर हम 10 में जो है, अगर हम भाई 10 में किसी भी संख्या से गुना कर रहे हैं तो हमारा लास्ट में 0 आ रहा है, लेकिन कम से कम 10 होगी ना, यानी कि पहले तो 2 और 5 होगा उसमें, तभी 10 बनेगा। अब जब 10 बन जाएगा, जब जो है आपका 10 बन जाएगा, तभी जो है लास्ट इकाई स्थान पे 0 किसी संख्या में आ सकता है। यानी कि कहने का मतलब है जो संख्या होगी उसके अभाज्य, अगर मान लीजिए कि ये 4 है, तो इसको अगर तोड़ेंगे तो हमारे पास 2 और 5 आना चाहिए, तभी लास्ट में संख्या कुछ भी रखे, क्योंकि मान लीजिए 2 और 5 रखते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 10, और 10 का घात 1 रखिएगा तो 10 ही आएगा, 10 का घात 2 रखिएगा 10 दाई के 100, 2 को 0 आ गया। तो यानी कि हमारे संख्या में अगर तोड़ते हैं उसको तो 2 और 5 रहना चाहिए, तभी वो संख्या के इकाई स्थान पे 0 आएगा। इतना तो समझ में आया। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, कोई भी संख्या, देखिएगा ध्यान से, हल कर रहे हैं, हल, कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होगी जब उसके अभाज्य अभाज्य गुणनखंड में 2 गुने 5 अनिवार्य रूप से हो। अब देखिए तब हम लोग करते हैं 4 का घात सॉरी 4 का घात n है, तो 4 के घात n को, अब देखिए इसको तोड़ते हैं तो 2 गुने 2 हमारे 4 होता है, इसका घात n। अब कहने का मतलब 2 का घात n गुने 2 का घात n हमारे पास आया, इसमें 2 तो आया लेकिन 5 नहीं आया, तो लिखेंगे चूंकि 4 के घात n के अभाज्य
गुणनखंड में 5 अनिवार्य रूप से नहीं है, यानी कि यहाँ पे तो 2 है लेकिन 5 नहीं है, अनिवार्य रूप से 5 नहीं है, तो इस बात को कह सकते हैं अतः 4 का घात n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। क्या चीज नहीं होगी? तो शून्य पे समाप्त नहीं होगी। ये आपका आंसर हो गया। और अधिकतम क्वेश्चन इसी से पूछता है, जो पूछता है वो इसी तरह से बनता है। अगर मान लीजिए कि अगर आपको वहां पे 20 का घात n दे दिया तो इसका होगा, तो इसका अभाज्य गुणनखंड बीच में कुछ नहीं चेंज करना है, सेम रहेगा, बस यहाँ पे उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दिखा देना है और यहाँ पे लिखना है 4 20 के घात n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से है, अतः यह शून्य पर समाप्त होगी। बस इतना ही चेंजिंग करना है, कोई भी ऐसा प्रश्न दे दे तो। ठीक है, अब चलिए, ठीक है, तो अब देखिए आज की इस लेक्चर में, आज की लेक्चर में हम लोगों ने सीखा परिचय, परिचय परिचय जान लिया, प्लस में उदाहरण, उदाहरण आपका 1 2 3 और 4 को कंप्लीट कर लिया। इसमें अगर कोई भी दिक्कत है तो आप जो है कमेंट कीजिए, क्या दिक्कत है कमेंट में पूछिए, हम बतलाने वाला होगा, कमेंट में बिल्कुल बतलाएंगे। आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिलेंगे, वहां पे जाकर के आप जो व्हाट्सएप चैनल से जरूर से जुड़ जाइएगा, वहां पे सभी नोटिफिकेशन देंगे। ठीक है, और ये आपको पैनल पीडीएफ जो है आपको ये कहाँ मिलेगा, उसके लिए भी आपको जो है ग्रुप में सूचित कर दिया जाएगा, तो आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा जी। और चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको जो है यहाँ पे पूरा कंप्लीट जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। अब दूसरा, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों के पास, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, और वीडियो को अभी तक लाइक भी नहीं किए हैं तो क्या कीजिए, लाइक कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, अगली क्लास में फिर मजेदार तरीके से जो है धाकर तरीके से पढ़ाई होगी। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और अपने पढ़ाई को जो है रेगुलर बेस पे करते रहिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, जय हिंद।